चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको प्रणाम, नमस्ते, दुआ सलाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज कुछ कॉमन सी चीज़ें बात करेंगे। नवरात्रे हैं, मैंने आप लोग को फास्टिंग के तरीके एक बार बताए हुए थे। मेरे ख्याल से इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए फास्ट ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये जो बसंत का नवरात्र होता है, चैत्र नवरात्र होता है, ये नवरात्र के वक्त में ऋतुएं बदलती हैं, संधि ऋतु संधि होती है। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर जो होती है, आपकी जठराग्नि मंद हुई पड़ी रहती है, तो बेहतर इसीलिए होता है। और हमारे सनातन धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब इतनी अच्छी परंपराएँ हैं कि आप मतलब अपनी जठराग्नि को ठीक कर सकते हैं और सोचो परमात्मा का भक्ति भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि फास्टिंग के साथ मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि जब भी आप फास्टिंग करते हो और परमात्मा के नाम से, मतलब किसी व्रत को, चीज़ों को रिलेट करके, तो फास्टिंग करना आसान हो जाता है। वरना मैंने हमेशा बताया ना, फास्टिंग के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि नॉर्मली रोज़ आप 12 बजे खाना खा रहे हो, उस दिन 10 बजे ही भूख लग जाएगी, सर दर्द होने लगेगा, न जाने क्या क्या होने लगेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी किसी चीज़ के साथ बहुत सख्त नहीं रहिए। कोई भी व्रत वगैरह करना है तो शुरुआत में बहुत सिंपल तरीके से करिए। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी व्रत उपवास होते हैं उन सब में नमक नहीं खाना होता, उन सब में कोई भी अन्न नहीं खाना होता है। जैसे मान लो कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाते हैं, कुछ लोग व्रत में तिन्नी के चावल खाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी के जो फास्ट होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, बट नॉर्मल जो फास्टिंग करना होता है बहुत आसान होता है। और फास्टिंग के लिए मैंने बोला था कुछ लोग के लिए, तो मैंने गाइड ऐसा भी किया कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दोनों टाइम बगैर खाए नहीं रह सकता हूँ, तो आप एक टाइम का खाना खा सकते हो, पर नियम वही रखना है कि सूर्यास्त के से पहले खा लेना है, ठीक है। और व्रत में भी देखो, जो लोग पानी वगैरह भी पीते थे पुराने टाइम में, वो हमेशा यही करते थे, सूर्यास्त से पहले पानी पी लेते थे, सूर्यास्त के बाद में पानी उन्हें नहीं पीते थे। मैं इस वजह से भी बता पा रही हूँ कि मेरी मदर खुद इस चीज़ को फॉलो करती थी, ठीक है। और हमारे धर्म में, सिस्टम में भी यही है। या जो लोग बहुत बीमार रहते हैं उनको भी हम बोलते हैं कि खाना हमेशा सूर्यास्त से पहले खा लीजिए, और सूर्योदय के पहले नहीं खाना है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, 3-4 बजे भी कुछ खाते हैं, मैं ऐसे लोग को भी मतलब जानती हूँ। या कुछ लोग रात के 12-1 बजे खाते हैं, तो वो सारे लोग रोगी रहते हैं। तो फास्टिंग का जब जिस तरह हम समझ जाते हैं हमारे बॉडी से रिलेटेड है। ऐसे किसी ने मतलब ओपन पोस्ट में किसी और से पूछा था, क्या हम नवरात्रों में त्रिफला ले सकते हैं, कब्ज रहता है? क्योंकि नेचुरोपैथी की फास्टिंग का तो मैंने नियम बताया था कि जब आप फास्ट करते हो तो उसमें एनीमा लिया जाता है। हाँ, आप त्रिफला ले सकते हो, क्योंकि अगर आप फास्टिंग हो और उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फिर उस व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो परमात्मा ने ये नहीं बोला कि हम व्रत रहें और हमको मतलब कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, फिर गैस बने, फिर एसिडिटी हो रही, दुनिया भर की तकलीफें हो रही हैं। जितना सहजता सरलता से करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे जाइए। लाइफ जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स गई है ना, ऐसे फास्टिंग भी जब रहते हैं तो शुरुआत में बहुत हल्के तरीके से रहना शुरू करिए और धीरे धीरे करके बढ़ाइए। तो जब आप इस तरीके से फास्टिंग करेंगे तो वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फास्टिंग का तो मैंने इसलिए फिर से छेड़ा कि मैंने पहले बताया हुआ था, तो आप लोग व्रत रहे हैं कि नहीं है। और प्लीज़ अपना शेयर करिएगा एक्सपीरियंस। मैं हर बार बोलती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि वाकई आप लोग को क्या बेनिफिट लग रहा है, या क्या चीज़ें समझ में आ रही, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही, किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हो, किस टॉपिक पर नहीं चाहते हो। और यही एक वजह है ना, जैसे अब मैं मान लो लाइव हुई हूँ तो बहुत रेयर लोग जुड़ पाते हैं, बहुत सारे लोग बाद में भी देखते हैं, उनको भी जो जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, जो बाद में सुनते हैं उनका भी बहुत थैंक यू। क्योंकि मैंने हमेशा बोला ना, मुझे आप लोग से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं इसीलिए रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाल देती हूँ कि अगर आपको बाद में भी देखना है या इसमें से कोई भी बात समझना है तो आप समझ सकते हो, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मैंने आपको हमेशा बोला, अपना नंबर भी इसलिए हमेशा रिपीट किया है कि दैट इज़ 9988999425 एंड 9041122299। इन दोनों ही नंबर पर आप चाहे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या चाहे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मेडिसिन लेने से पहले प्लीज़ कभी भी अपने मन से मेडिसिन मत लीजिए, अपने चिकित्सक को हमेशा कंसल्ट करिए, क्योंकि जब अपने मन से सेल्फ मेडिकेशंस की जाती है तो मैंने देखा उसमें सिचुएशन हमेशा वर्सन हो जाती हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपने लिए भी मेडिकेशंस लेनी होती, खुद के लिए चिकित्सक होने के बावजूद, तो अपने किसी चिकित्सक दोस्त को या अपने गुरुओं को बोलते हैं और फिर वो जो गाइड करते हैं उनके हिसाब से ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। मैं पहले कुछ और टॉपिक शेयर करने वाली थी, हालांकि मैं बता देती हूँ क्या शेयर करने वाली थी। मैं डार्क सर्कल पर शेयर करने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो इसके बारे में किसी और दिन लंबा बात करेंगे, क्योंकि आज नवरात्रों का टाइम है। आप लोग को पता है मैं कीर्तन में भी जाती हूँ, तो हो सकता है आज का सेशन शायद मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ।
पर मेरे को वो नहीं रहता कि अगर मैं बात करने लगती हूँ मुझे चीज़ें समझ में आने लगती हैं, मतलब थोड़ा सा दिल करता है बात करने का तो मैं बात करती हूँ, पर थोड़ा सा जल्दी कोशिश करूँगी क्योंकि कीर्तन में जाना होता है। अदरवाइज़ मतलब फिर डार्क सर्कल्स के बारे में क्यों बात करना चाहती थी, उसके पीछे वजह थी कि आजकल बच्चों को डार्क सर्कल्स हो रहा है। मतलब कल जिस बच्चे को मैंने कीर्तन में देखा, ही वॉज हार्डली 4 ईयर 3 और 4 ईयर ओल्ड। अब 3 या 4 साल के बच्चे को कब्ज 3 या 4 साल के बच्चे को डार्क सर्कल क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे मैंने वजह पूछा तो वह कब्ज है। क्योंकि मैंने पहले पूछा क्या इसको पेट साफ होता है नहीं होता, तो बोला कब्ज है। मैंने कहा क्यों कब्ज है, तो हुआ कि बच्चा रोकता है। जैसे मैंने एक बार बहुत पहले आप लोग से केस शेयर किया था ना, जिसमें SGOT SGPT बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो उस केस में था कि लोगों ने कहा कि नहीं इस पेशेंट को हाथ मत लगाइए, इतना ख़राब केस है, और हमारी सबसे बड़ी बात है नोन का केस था। तो फिर मुझे लेकिन हेतु बाद में पता चल गया था, तो मैंने हाथ लगा लिया। मतलब इस तरह के केसेस को फिर इमरजेंसी की तरह नहीं टैकल किया। उसके पीछे वजह कि आपको हेतु जब मालूम रहते हैं, हमारे आयुर्वेद की एक ब्यूटी है कि हमको कारण के हिसाब से कार्य का समझ में आता है, और कारण अगर आपको पता है कि आप ठीक कर दोगे तो कार्य तो अपने आप ठीक हो जाएगा, रिजल्ट है ना। तो वहाँ पर भी उस बच्चे का था कि खेलना है, टीवी देखना है, कुछ भी इस तरह के कार्यक्रम करना है। तो वो नवाब साहब, नवाब मैं कहूँगी, उनके बच्चे पॉटी ही नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में हालांकि मैं उनको बता कर गई कि बच्चा था, तो शुरुआत में मैंने कोई मेडिकेशन नहीं बताई। मैंने कहा दूध में चलो मुनक्का उबाल करके दे दूँ। अब यह था कि वो बच्चा दूध भी नहीं पीता है, तो ये भी तकलीफ थी। कई सारे बच्चे होते दूध पीने के बाद उनको कुछ और देना पड़ता है। तो वहाँ पर माँ की परवरिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। परवरिश का मतलब होता है कि माँ को बहुत मेहनत करना पड़ता है कि बच्चे को टाइम टाइम पर पॉटी करने के लिए बैठाइए, और एटलीस्ट ऐसा 2 से 4 6 महीने लगातार करिए। 6 मंथ के लिए आपकी बहुत हालत ख़राब होगी, आपको देखना पड़ेगा, बच्चे को बिठाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार आदत सुधर जाएगी तो ठीक है, वरना आप सोचो 4 साल के बच्चे को डार्क सर्कल्स का मतलब ही नहीं बनता है। यहीं से एक बात और मैं शेयर करूंगी, क्योंकि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो चिकित्सक होते हैं ना, तो हर चीज़ चिकित्सा के निगाह से देखते हैं, या हम लोग की नज़रें कुछ अलग टाइप की होती हैं। खास करके मेरी है, मैं तुरंत देखती हूँ किसके अंदर क्या है। तो मैंने एक दिन एक बच्चे को देखा, एंड ही वॉज हार्डली 1 or 1.5 ईयर ओल्ड, और इतना ज़्यादा वो मोबाइल से चिपका हुआ था। मैंने उनके पेरेंट्स से नहीं कहा, मतलब मदर से, बट तो मतलब जैसे मोबाइल हाथ से हटा रहे थे ना, तो पैनिक सा हो जा रहा था। तो प्लीज़ जो लोग भी लेडीज़ हैं यहाँ पर सुन रही हैं, या पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी, अपने बच्चों को प्लीज़ मोबाइल से बहलाना छोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं, मतलब उस बच्चे का जो बिहेवियर था ना, वो मुझे बहुत अलार्मिंग लगा। और परमात्मा ने एक ताकत दे रखी है कि जैसे बहुत मेरे साथ आज से नहीं है, बहुत साल पहले से ही है, कि मुझे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती थी। जैसे 8-10 साल पहले मैं जिन चीज़ों को जज करती थी, लोग उसको बहुत दिन बाद जज कर पाते थे। तो मैं वही कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह के काम करिए कि अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए। कि ये नहीं पता चला मुझे किसी से बात करना है तो मैंने बच्चों को एक मोबाइल पकड़ा दिया, मुझे टीवी देखना है, मुझे कोई और काम करना है, मतलब मैं कहीं पर इन्वॉल्व हूँ, मुझे फ्री चाहिए। तो इस वजह से मैं अपने छोटे से बच्चे को मोबाइल में, शुरुआत में चिल्लाएगा बच्चा, कासी बात है, रोएगा गाएगा, लेकिन माँ हो तो माँ का मतलब होता है ना, माँ का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता है, माँ डंडे भी देती है, मारती भी है। माँ के मारने का तरीका अलग होता है, बट माँ को सख्त होना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप प्यार मोहब्बत में बच्चे को ख़राब कर दीजिए, उस तरह का मदर नेचर ठीक नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इतना मोबाइल मत दीजिए। मैंने देखा हुआ है, मैं ओपन सेशन से इसलिए बोलती हूँ, सामने से बोलने पर कई बार कुछ लोग को ख़राब लग जाती हैं चीज़ें। और क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि मैं बच्चे को खुद ही जानती हूँ जिसका सिर्फ टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह के देखने की वजह से स्क्रीन टाइज हो गई, क्योंकि बच्चों की मसल्स जो होती हैं, आई मसल्स बहुत कमज़ोर होती हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग बच्चे थे, मतलब +1 +2 पढ़ते थे, तो किसी प्रॉब्लम के लिए जब हम आई स्पेशलिस्ट के गए थे, जब अपनी आँखें दिखानी होती, चश्मा लगा था, चश्मा लगा है मुझे, तो उस केस में उन्होंने कहा था, सर ने, मुझे आज भी याद है कि सर ने कहा कि बेटा सबसे कमज़ोर होती हैं आंखें, सबसे पहले बॉडी पर असर आपकी आंखों पर पड़ता है। हालांकि अब हम आयुर्वेदिक माइंडसेट है, हमें पता है कि बॉडी का जो ऑर्गन कमज़ोर होगा, जब बीमारियां हुई तो सबसे पहले वहाँ अटैक करेंगी। बट ये होता है ना कि जानबूझकर किसी चीज़ को मत करिए, है ना। आपको पता है कि मोबाइल के इतने साइड इफेक्ट है, तो प्लीज़ अपने बच्चों से जितना दूर रह सकता है उतना दूर रखिए, और बच्चों के सामने कम से कम यूज़ करिए, और बच्चों के साथ खुद खेलिए, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे करेंगे माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपको जब पता है 2-3-4 साल की बात है, 2-3-4 साल अगर आपने बच्चों को मोबाइल वगैरह से दूर रख लिया ना, तो आदत बन जाएगी। आप भी उस हिसाब से कम यूज़ करिए, ठीक है। नहीं तो पता चलो छोटा सा बच्चा मोबाइल इतना पास से लेकर के देख रहा, वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। तो एक चीज़ मैंने ये देखा, और एक बात मैं आपको वही कर रही हूँ, हालांकि मैं कभी इस चीज़ को और डिटेल में आपको बताऊँगी। मैंने सोचा तो था कि मैं आई की एक्सरसाइजेस वगैरह भी बताऊँगी कुछ, कि आई को अपने कैसे ठीक किया जा सकता है, बट वो किसी और सेशन में बताएंगे। बट इतना ही मैं कहूँगी, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों से मोबाइल थोड़ा सा दूर रखिए, खास करके छोटे बच्चे जो 10 साल के
अंदर है उनसे तो बिल्कुल ही दूर रखना है ना। बड़े बच्चों में भी, टीनेज बच्चों में भी रूल्स बनाइए कि हाँ बेटा आप इतने टाइम ही यूज़ करोगे। बच्चे क्या होता है ना, होमवर्क के बहाने, ये बहाने वो बहाने से इस्तेमाल करते, वो भी गलत है, क्योंकि उनके आंखों पर असर हो रहा है, उनके नेचर में असर हो रहा है। आप देखिए ना, बच्चे से मोबाइल छोड़ते हैं तो बच्चा ऐसे मतलब रिएक्ट करता है कि पता नहीं उसे क्या ले लिया है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल होता जा रहा है, मतलब वो मतलब मोबाइल ज़िंदगी है। आपने छोटे से बच्चे को परिभाषा दी है, वो इस तरीके से उसमें अटक सा गया हुआ है। तो मोबाइल भी एक नशा होता है। क्योंकि मैं क्यों बता रही हूँ अभी, एक बात यहीं पर आपको और दो चीज़ें हेल्थ के लिए ही बताऊँगी, और कुछ बातें मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सोने के तरीके के बारे में शेयर करूँगी। जो लोग प्रॉपरली नहीं सोते हैं, जैसे बहुत सिकुड़ करके सोते हैं, आपको पता है कि उनको भी हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं। जो लोग डायरेक्शन वाइज गलत सोते हैं, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ में सर नहीं रखा जाता है ना, और साउथ की तरफ पैर नहीं, तो ये हमारे यहाँ हर कोई जानता है दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उस तरीके से। तो जब आप वहाँ से उस तरीके से सोते हो तो होता क्या है कि आपकी सारी एनर्जी एग्जॉस्टेड हो जाती है, आप सुबह बड़े इरिटेटेड से उठते हो। तो आप अपने घर में प्लीज़ डायरेक्शन को देख लीजिए, क्या आप गलत डायरेक्शन में सोते हो? तो साइंटिफिकली भी वो चीज़ बहुत रॉन्ग है, एस्ट्रोलॉजिकली भी रॉन्ग है, और आपको खुद ही मतलब फ़र्क भी पता चलेगा। तो प्लीज़ गलत डायरेक्शन में मत सोइए। जो लोग भी गलत डायरेक्शन में सोते हैं उनको हाई बीपी, लो बीपी, इस तरह की चीज़ों की तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी बात है, आप इरिटेटेड होते हो। तो जब आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा ना, तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग की और आदत होती है ना, सोते हैं तो हाथ होते एकदम बिल्कुल ज़मीन, मतलब बेड से लटका कर सोते हैं, या कुछ लोग पैर लटका कर सोते हैं। अभी आप देखोगे ठंडियों में तो सिकुड़ सिकुड़ कर हर इंसान सोया जाता है रजाई के अंदर, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो कई बार इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। वहाँ पर भी क्या होता है कि आपके उस बॉडी पार्ट का सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। तो प्लीज़ इस तरह की मत करिए। जब भी सोना है बहुत अच्छे से, बहुत कूल रिलैक्सिंग में सोना है, क्योंकि कुछ लोग को मैं देखती हूँ वाकई बहुत गलत तरीके से सोते हैं। या कुछ लोग की आदत होती है पेट के बल सोते हैं। क्यों पेट के बल सोते हैं, मैं आपको वहाँ पर एक चीज़ और उनकी गलत सोच बताती हूँ। कुछ लोग को रहता है खाना खाकर पेट के बल सोएंगे तो हमारा पेट नहीं निकलेगा। कभी भी एक गलत चीज़ को मत सोचिए। जब आप पेट के बल सोते हैं तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए प्लीज़ पेट ना निकले, इसलिए पेट के बल सोना मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले मुझसे किसी ने ये बात कही थी, और अभी भी मैं देखती हूँ कुछ लोग इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी मत करिए कि पेट के बल में नहीं सोना है, ठीक है। आप सीधा सीधा सोइए। आप लेफ्ट लेटरल बाएं करोड़ भी सो सकते हैं, ठीक है। कंफर्टेबली सोइए और बहुत ही रिलैक्स और परमात्मा को हर चीज़ें सौंप करके सोना सीखिए, तो आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। तो सोने के तरीके में एक तो डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखिए। क्लोथिंग वगैरह का तो ख्याल रखना ही होता है कि भाई कूल कंफर्टेबल, मतलब बिल्कुल लूज से कपड़े पहन करके सोना होता है ना। कॉटन के कपड़े पहन कर सोना, तो बहुत सिंथेटिक है यार, बहुत इधर उधर के कपड़े नहीं पहन करके सोइए। उन सब सारी चीज़ों का तो हर इंसान लगभग ख्याल रखता है, लेकिन एक होता है डायरेक्शन को लेकर कुछ लोग नहीं ख्याल रखते हैं। सो मैंने बताया कि हाई बीपी, लो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इतनी तकलीफ होती है। कुछ की आदत ही होती है गलत तरीके से सोने की, या कुछ लोग की आदत होती है हाथों के दम पर सोने की। तो इस तरह की चीज़ें मत करिए। यंग एज में तो कम पता चलता है, अगर आप 40 के एबव हो जाते हैं तो आपको पता है कि गलत पॉस्चर में सोते हो, या लंबे टाइम तक आप मोबाइल ही अपने हाथ में यूज़ करते हो, तो आपको खुद ही नंबनेस सा फील होता है। तो इस तरह की कोई गलत काम नहीं करें। उसमें तुरंत पहले ये सोचने बैठ जाता है ना कि हमारे हाथों में प्रॉब्लम है, हमें नहीं सोचते कि हमारा पॉस्चर ही गलत है। तो अपने पॉस्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं हमेशा यही चीज़ कहूँगी। आज मैंने इस चीज़ को शेयर इसलिए किया, आप लोग कहोगे मैम ने बहुत छोटी सी बात बताई। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ज़िंदगी की वाकई बहुत ज़रूरत वाली चीज़ होती है, बहुत सही चीज़ होती है। और जितनी छोटी चीज़ें, जितनी ईजी चीज़ें होती हैं ना, उसको जब आप फॉलो करते हो तो उनके रिजल्ट उतने ही शानदार आते हैं। मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से हाई बीपी, लो बीपी के लोगों की निकल कर आती है, हेतु निकल कर आता है। तो प्लीज़ इस बात का भी ख्याल रखें कि अपने सोने का जो पॉस्चर होता है, हालांकि सोने के केस में आप लोग को पता है कि रूम एयरी होना चाहिए, रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। वो सारी चीज़ें आप लोग को पता है। पर क्यों बताती हूँ मैं, क्योंकि क्यों होता है कई सारे लोग को ये सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो जब वो सुनते हैं तो फिर उसके बाद उसको फॉलो भी करना शुरू करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कई सारी चीज़ें बार बार जब उनके कान में डाली जाती है, उनके दिमाग में डाली जाती है, तब उनको समझ में आती है और तब उन बातों को फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, ठीक है। और एक चीज़ इसी बात से और शेयर करूंगी। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप सूर्योदय के बाद सोते हैं तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से दिवाशयन होता है। दिवाशयन सिर्फ ये नहीं होता है कि जो लोग खाना खाकर दिन में सोते हैं उसको दिवाशयन कहते हैं, जैसे गृहिणियाँ सोती हैं। देखो, बाल सो सकते हैं, वृद्ध सो सकते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सोना अलाउ करे, बूढ़ों को सोना अलाउ होता है। जिनका शरीर बहुत ही जीर्ण शीर्ण पड़ा है, वात बहुत ज़्यादा जिनकी बढ़ी हुई है, जिनको अजीर्ण हुआ है, वो सब है। हालांकि मैंने उसका एक वीडियो बना करके भी आपको यूट्यूब पर डाला हुआ कि दिवाशयन के अधिकारी कौन कौन हैं, या दिन में कौन कौन
हो सकता है। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है दैट इज़ दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी, उस नाम से है। उस पर मैंने डाला हुआ दिन में सोने के कौन कौन अधिकारी हैं। लेकिन ये जो गंदी गंदी आदतें हैं कि रात के 1-1 2 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे 10 बजे 12 बजे उठेंगे, ये प्लीज़ बहुत गलत आदत है। तो कभी भी आप जब सूर्योदय के बाद सोते रहते हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना शाम के वक्त तो सोते हैं, मतलब जैसे 4-5 बजे सोए और सूर्यास्त हो गया उसके बाद तक सो रहे हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, दोनों ही लोग वो हमेशा रोगी रहते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो हमेशा प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना है। और सूर्योदय के पहले जो उठने का कंसेप्ट है वो ये है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। अब आजकल जैसे आप देख रहे हो ना, आप सुबह 6 बजे देखोगे तो सूरज भगवान निकल रहे होते हैं, सूर्योदय हो रहा होता है। तो गर्मियों में इसीलिए बोला जाता है, जो 4 to 6 का टाइम बताया जाता है ना उठने का, तो बहुत गर्मियाँ हैं तो आपको 4 बजे उठो, जो ठंडियों में 6 बजे उठो। चलो मान लो 4 बजे नहीं फॉलो कर पा रहे तो 5 साढ़े 5 बजे तो उठ जाओ, मैक्सिमम 6 बजे तो उठ जाओ। लेकिन इस गर्मी में भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग लेट उठते हैं। तो प्लीज़ अपने उठने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और उठने के ख्याल रखने में सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें रात में जल्दी से सोना है, हमें रात में जल्दी से सोना, और फिक्र होकर के सोएंगे तो नींद पक्का सी बात पूरी हो जाएगी। और ये सोचोगे कि नहीं बहुत 10 घंटे 12 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहूँगा तो नींद पूरी होगी, ऐसा नहीं, परमात्मा ने बनाया हुआ है 24 घंटे में अगर 8 घंटे आप सोते हो ना तो लाइफ का 1/3 तो समझ लो सिर्फ सोने में खर्चा करते हो। और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और लेडीज़ की थोड़ी अलग से और रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर दोनों ही करते हैं। या जो लोग बहुत बीमार होते हैं उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अपने बॉडी की नीड आपको सबसे ज़्यादा पता होती है। जैसे अपनी भूख का पता होता है वैसे नींद का पता है। तो प्लीज़ इस बात का अपना ज़रूर ख्याल रखिए कि सूर्योदय के बाद नहीं सोना है और सूर्यास्त के वक्त में बिल्कुल भी नहीं सोना है। जैसे आप बीमार भी होते हो ना, मैंने क्यों बोला कि आपको कि मैम सूर्यास्त के टाइम तो कोई नहीं सोता है, बात ठीक है, लेकिन जब आप बीमार होते हो तो आप सूर्यास्त के वक्त भी सोते रहते हो। सूर्य आप चाहे जितनी ज़्यादा बीमार रहो, मैं नॉर्मल लोग के लिए बात नहीं कर रही, कभी कभी होता है इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो नहीं ताकत है तो बिस्तर पर ही उठकर बैठ जाओ, लेकिन सूर्यास्त के वक्त में बिल्कुल भी नहीं सोना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। उठने बैठने को बता दिया। रात में मैक्सिमम कोशिश करो कि प्लीज़ 10 बजे सो जाओ। ठीक है, तो 10 बजे सो करके सुबह आराम से अपना 4-5 बजे उठिए, अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी। जब 10 बजे सोएंगे, 10 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे तक आप सोने के लिए बिस्तर पर चले जाओ, है ना। बिस्तर पर चले जा करके मोबाइल की आदत है तो मोबाइल को ऐसा नहीं करिए देखियो कि नहीं, कुछ अच्छा सा बगल में लगा कर रख दीजिए, दूर से बज रहा है, आप सुनते सुनते वो लोरी की तरह सो जाओगे और हार्डली 5 मिनट लगेगा। बट लोरी का मतलब लोरी जैसी चीज़ होती हो, ऐसा ना हो कि पता चला कुछ ऐसा कचरा लगा लिया, कुछ कचरा सोच रहे हैं, तब फिर नींद नहीं आती है। ये मैंने आप लोग को हमेशा बताया हुआ है। आज मैं एक चीज़ और बात करूंगी। आप सोचोगे इस तरह की क्यों बातें कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के कई बार पेशेंट्स आते हैं तो उनको काउंसिल करना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो उनको तो काउंसिल किया ही, आप लोग से भी उस तरीके से बातें कर लेते हैं। कल मैंने एक लोग से ऐसे बात करी, हालांकि एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड मैं उनसे बात कर रही थी, तब हालांकि उनके बहुत सारे और इश्यूज़ भी आए। तो वहीं पर ये था कि उनके दिमाग में हमेशा बहुत इधर उधर के ख्याल आते रहते हैं और सपने भी उनके ख़राब आते रहते हैं। हालांकि मैं उनका कुंडली देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा उनके नींद को इतना इस तरह की क्यों तकलीफ़ है या इस तरह के सपने क्यों आते, क्योंकि हमारा 12th हाउस जो होता है ना, नींद का घर होता है ना, तो 12th हाउस से हम देख लेते हैं उस तरीके से वहाँ पर किस तरह के कॉम्बो होंगे तो पता चलेंगे, वो भी बताऊँगी। उस कुंडली को भी मैंने एनालिसिस नहीं किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास में, उसका एनालिसिस करूँगी तो उसमें प्रॉपर कुंडली के एनालिसिस भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जो विचार होते हैं एक्चुअली, जो बोलते हैं ना कि आप जब अच्छा सोचते हो तो आपके अंदर सारे अच्छे अच्छे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि खुद को भी प्यार करिए, दूसरों को भी प्यार करिए, नेचर को भी प्यार करिए, तो आप हार्मनी में होते हैं। तो जब आप हार्मनी में होते हैं तो आप हेल्दी होते हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी को पता है, लेकिन प्लीज़ मैं वही बार बार क्यों बताती हूँ कि आपके दिमाग में रहेगा तो वो दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। तो प्लीज़ उन चीज़ों से बच कर रहेंगे। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हर कोई जानता है उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हृदय रोग की, दिल के मरीज हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं ना, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने से रस धातु की दुष्टि हो जाती है, और रस धातु का वहन कौन करता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से हृदय करता है। तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उनको हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है और दिल के मरीज भी हो जाते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ की जो वजह है, डायबिटीज़ का जैसे मैंने बताया था ना, एक वजह स्टबर्न एटीट्यूड है, और उसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उनको भी डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है। और अनिद्रा तो होता ही है भाई, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, इतनी ज़्यादा चिंता होगी कि नींद ही नहीं आ रही है। अब बहुत सारे लोग से पूछोगे रात में जब बिस्तर पर पड़ते हैं तो पता नहीं किन किन बातों की क्या क्या चिंता करते हैं। मेरे को भी होता है, ऐसा कहोगे ना कि मैम आप बोलते हो आपको चिंता नहीं होती, देखो हर इंसान को चिंता होती है। गौर गोपाल दास जी से किसी ने बोला था कि क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आप लो फील करते हैं। हर इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान लो फील करता है।
लो फील करना इज अ डिफरेंट फिनोमेना, और लो फील करते ही रहना, लगातार उसी स्टेज में रहना, वही एक अलग सा फिनोमेनन है। तो हर कोई इंसान है, तो हर इंसान अफेक्ट होता है, लेकिन एक होता है कि हम बहुत थोड़े टाइम इंटरवल के लिए कोई अफेक्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम ले, और कोई इतना लंबा हो जाता है कि उसका वो दुख का फेज नहीं जाता, या उसकी वो मतलब एंजाइटी का, स्ट्रेस का फेज नहीं जाता। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैम भी लो फील करते हैं, मैम भी को भी स्ट्रेस होता है, मैम को भी एंजाइटी होता है, और मैम कोई मतलब बहुत बड़े वो नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत हर चीज़ें फील होती हैं, लेकिन मैं तब पर भी कहूँगी, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं वो चीज़ें फील करती हूँ कुछ टाइम बाद फिर मैं उससे निकल करके चली जाती हूँ। जैसे नॉर्मली मैं लोगों को कहती हूँ, जो इंसान रोना जानता है वो हंसना भी जानता है। तो जब कभी हो तो रोना अगर आता है तो रो लीजिए, उस आंसू के बेग को नहीं रखिए। इसी बात से इसलिए याद आ गया कि जो लोग आंसू के बेग रोकते हैं उनको हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उनको हार्ट की डिसीज़ बहुत होने के चांसेस होते हैं, जो लोग भी रोते हैं, क्योंकि आप आर्टिफिशियली रोक रहे हो। तो आर्टिफिशियली कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन जब बेवजह चिंता कर रहे हो तो बेवजह चिंता को परमात्मा को सौंपना सीखिए, और बेवजह की चिंता मत करिए। आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्ट करिए, चिकित्सक के पास तो जाइए, अपने एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्ट करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपको बता पाएगा कि आपको किस वजह से चिंता आ रहा है, इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। मैं वो वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो ये बताए कि ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो तो उससे फ़ायदा हो जाए। दान पुण्य तो मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि भाई दान करने से आपको अच्छा लगता है, सो यू शुड डू दिट। लेकिन आपके प्लैनेट्स तब चेंज होते हैं जब आपके मेंटल लेवल पर चेंज आता है, और उन चीज़ों को जब आप समझते हो ना, तो एक एस्ट्रोलॉजर होता है ना, बहुत अच्छा काउंसलर होता है, रियलिटी है। और हमारा चिकित्सक तो होता ही है, खास करके आयुर्वेद का चिकित्सक बहुत अच्छा काउंसलर होता है, तो आपको बहुत अच्छा काउंसिल करता है, आपको चीज़ें बताता है। क्योंकि बोलते थे ना, मनोरोगों का एक होता है धीर धरा आत्मधि मनोविज्ञानम मनोदोष औसत परमम। तो धी धैर्य आत्मादि मनोविज्ञान, धी होनी चाहिए, बुद्धि है, धैर्य होना चाहिए, आत्मादि मनोविज्ञान, अपनी आत्मा को जानिए, अपने मन को जानिए। हमारे आयुर्वेद में बोलता है कि मनोदोष जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी चिकित्सा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए, अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपने चिकित्सक के पास जाइए। आप चिकित्सक के पास जाएंगे, आपको बहुत सारी तरह के ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, लोकल ट्रीटमेंट जैसे शिरोधारा है, शिरोपीछू है, सिरोभ्यंग है, आपको इस तरह की चीज़ें बताई जाएंगी। आपको सांस लेने के तरीके बताएंगे, कुछ प्राणायाम योग वगैरह वो बताएंगे। आपका एस्ट्रोलॉजर पूरा बताएगा कि आपकी कुंडली में ये ग्रह पीड़ित है, इसकी वजह से तकलीफ हो रही थी, इसके प्रति आप अपना ये नज़रिया बदल लीजिए। क्योंकि नज़रिया बदलने से ना चीज़ें बदल जाती हैं, देखने का जब तरीका बदलता है ना तो चीज़ वाकई बहुत बदल जाती है। उस तरीके से होता ही नहीं है, मतलब चीज़ वही होती, आप उसको देखते किस निगाह से हो। तो एस्ट्रोलॉजर भी आपकी निगाहों को, आपके नज़रिए को चेंज करता है, तो इस बात का समझिए। तो चिंता को मैंने बताया। फिर भय जिन लोग के होते हैं, क्यों मैंने बताया कि कुछ लोग के कम उम्र में आप देखोगे बाल बहुत सफ़ेद होते हैं, एक जेनेटिकल हिस्ट्री तो आती है, लेकिन जिन लोग को भय की तकलीफ होती है, मतलब भय रहता है, डरते हैं, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, यंग एज में ही सफ़ेद हो जाते हैं, और उनका बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आता है। तो अगर आप हमेशा बोलते हैं ना कि यंग दिखना चाहते हो, तो यंग दिखना चाहते हो तो भय से मुक्त रहिए। और यहीं से मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी, एस्ट्रोलॉजी का छोटी सी चीज़ बताऊंगी। जिनके लग्न लॉर्ड पर या लग्न पर मंगल का असर रहता है वो हमेशा यंग एज के दिखते हैं, क्योंकि मंगल क्या होता है ना, गठीला बदन होता है, तो उनका गठा गठा सा शरीर रहेगा। जब गठा सा शरीर रहेगा तो हमेशा अपनी उम्र से छोटे दिखेंगे। तो वही होता है। और मंगल क्या होता है, पराक्रम का कारक होता है, तो मंगल की कमी अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है भय आता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरह से एक चीज़ बता दी। तो अगर आप भय में रहते हैं तो एजिंग प्रोसेस भी, मतलब बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा, बाल सफ़ेद होने लगेगा। तो देखिए आपकी कुंडली में क्या मंगल पीड़ित है, अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। और उसका वैसे मैं एक शॉर्टकट सबसे बढ़िया उपाय बता दे रही हूँ। मंगल को अच्छा करने का एक उपाय यही होता है, एक तो ज़मीन पर सोना होता है, दूसरी बात होता है अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं, क्योंकि मंगल उनका भी कारक होता है, तो आप उनके लिए, वो आपके लिए कुछ करें न करें, आप करिए, तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और देखो मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं बताया जिसमें आप कहोगे कि नहीं मैम ने दान देने को बाहर बताया कुछ, और अपने भाई बहनों को अच्छा लगता है करके तो बढ़िया करिए। और कई बार ये सोच लिया जाता है ना, जैसे मैंने हमेशा बताया ये मेरी चंद्रमा है, ये मेरा मून है, ये मेरा सूरज है, ये मेरा मंगल है, ये है, तो इनके लिए मैं अच्छा करूँगा तो मेरा अच्छा होगा। आप उनके लिए नहीं कर रहे, रियलिटी में आप अपने लिए करने जा रहे हो। सबसे बड़ा सुख जो होता है ना, अपना करना होता है। तो अपना मन से दिमाग शांत रहना चाहिए। तो मन से दिमाग से शांत रहना चाहते हो तो जितना कर सकते हो उतना करो, फोर्सफुली नहीं करना, दिखावे वाला नहीं करना है कि मैम ने बोल दिया तो दिखावे में कर रहे हो, अब अंदर से दिल नहीं कर रहा। तो अंदर से जब दिल इतना सा कर रहा है ना, तो इतना इतना करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्योंकि सोच जब होगी कि हमारा अच्छा होगा तो होगा।
ठीक है। उसी तरीके से आपको पता है, बोलते हैं ना जो क्रोधात, हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं क्रोधात पित्तम, तो जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं तो उनको पित्त बढ़ता है। तो उनको जो होता है ना, जब पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, पेट है, आंत है, उसमें छाले पड़ जाते हैं, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। तो उस वक्त कुछ सांस प्राणायाम वगैरह करिए, उस तरीके से चीज़ें, है ना, जिससे क्रोध ना बढ़े। क्रोध की वजह ढूंढिए, वजह ढूंढेंगे तो क्रोध करना कम हो जाएगा। जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनको समय कम होता है तो गुस्सा आता है। कुछ लोग को क्या होता है कि सराउंडिंग वाला झूठ बोलता है तो उसकी वजह से बहुत गुस्सा आता है। कुछ लोग का क्या होता है, अपने आप के साथ इतनी उम्मीदें पाल कर रखे होते हैं कि हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो उनको भी गुस्सा बहुत आता है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। और हालांकि क्रोध जो लोग करते हैं उनको हाई बीपी की भी बहुत तकलीफ होती है, तो पेट में छाले पड़ जाएंगे, हम लोग पित्त के मरीज रहेंगे और परेशान तो रहेंगे, और खुद परेशान रहेंगे और सराउंडिंग में भी। शिवानी जी एक बात बोलते हैं ना, जिसके अंदर जो होता है वही बोलता है। तो क्या होता है कि वो खुद अंदर से परेशान है तो उसी तरह का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते रहते हैं। तो शिवानी जी बोलते हैं ना, ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। मैं शिवानी जी को क्यों बड़ा रेफर करती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना, रिश्ते सोच से बनते हैं। तो अपनी सोच के लेवल पर देखिए कहाँ क्या है। अगर सोच अच्छी है ना, तो आप किसी से थोड़ा सा भी इधर उधर भी करके बात कर लोगे तो सामने वाला समझेगा। और नहीं तो पूरा मक्खन मलाई लगाकर हम परोसेंगे ना, तो उस परोसने में कुछ नहीं आता। होता क्या है कि मक्खन मलाई से अंदर की बात तो पता चलती ही है ना। जो कहते हैं कि नहीं, ये बंदा बोल कुछ रहा था, उसकी एनर्जी कुछ और बता रही थी। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट मत आने दीजिए। जो अच्छा लगता है वो बोलिए, नहीं अच्छा लगता है तो वहाँ पर खामोश रहिए, अपने आप पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, है ना। लेकिन बहुत हार्श लैंग्वेज कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत हार्श लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं तो बाद में अपने आप को भी बहुत रिग्रेट होता है। और पता नहीं दूसरा वाला, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्यों बता रहे हैं, कुछ पेशेंट्स के साथ होता है, उनको पूरी ज़िंदगी वो बातें याद रहती है, वो बेचारे परेशान रहते हैं। आपने तो स्पिट कर दिया, सामने वाला पूरी ज़िंदगी उसी बैठ कर सोच रहा है। वो नहीं सोच पाता है ना कि ये सामने वाले की आदत है। कई बार कुछ लोग की आदत ही ख़राब होती है। जैसे अब सेकेंड हाउस का राहु अगर किसी का होता है तो पक्का सी बात है, मैंने जितने लोग को देखा है अधिकतर उनकी ज़बान ख़राब होती, खाने पीने में दुनिया के कुछ भी उनको ट्राई करते रहेंगे और उस वजह से बीमार रहेंगे। और कई बार सेकंड हाउस का राहु बहुत गंदा बोलता है। अब वहीं पर है कि वहाँ पर जुपिटर उपटर की दृष्टि पड़ जाएगी तब तो ठीक है, वरना जुपिटर उपटर की दृष्टि नहीं पड़ी, मान लो सैटर्न की दृष्टि पड़ गई, मंगल की दृष्टि पड़ गई और राहु जी हो गए और वो हाउस कुछ ऐसा और कॉम्बो बन गया, तो पक्का सी बात है इतना ख़राब बोलेंगे ना कि दिल कर पड़ेगा कि थप्पड़ मारो। लेकिन आपको जब समझ में आ गया तो जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो समझ जाता है अच्छा इसके यहाँ पर ये प्लैनेट प्लेस्ड है, सो ऐसा है, तो छोड़ो भाई, ये तो खुद ही दया का पात्र है। शिवानी जी की तरह सोचोगे तो इसको ऊपर तो दया करना चाहिए, क्यों ऐसा बोलें, है ना। इसी बात से एक बात और याद आई कि जिनकी ज़बान ख़राब होती है, जो लोग मीठा नहीं बोलते, उनका मंगल ख़राब होता है, ठीक है। तो उनके लिए बोला जाता है कि घर में मीठा बनाइए, लोगों को मीठा दान दीजिए और मीठा बोलने की कोशिश करिए। एटलीस्ट अपशब्द तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग भी गाली गलौज करते हैं उनका मंगल बहुत ख़राब होता है, ये बात आप जान लो। चाहे कुंडली में मंगल उच्च का ही क्यों ना हो, रियल में उनका मंगल सही नहीं है। और फिर क्या होता है, कुंडली का मतलब लग्न कुंडली लोग देखकर प्रेडिक्शन दे देते हैं, लग्न कुंडली से नहीं होता, उनका नौमास देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको क्लियर कट कंडीशंस पता चल जाएंगी। तो प्लीज़ इस तरह के काम नहीं करिए। कुछ लोग आप देखते हो ना, चाहे जितने हालात बुरे हो जाए, उनके मुँह से एक अपशब्द नहीं निकल सकता, वो एक गाली नहीं दे सकते, वो आपको डांटेंगे भी ना तो ऐसे संस्कृत और मतलब हिंदी इंग्लिश बोलेंगे ना कि आपकी आत्मा तो समझ जाएगी पूरी तरीके से, अगर आप समझदार होगे। लेकिन अपशब्द का कहीं नामो निशान नहीं होगा, तो उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। तो अपने मंगल को प्लीज़ हमेशा अच्छा रखिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा करिए। तब पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़मीन पर सोइए, क्योंकि मंगल को धरती पुत्र बोला जाता है, तो मंगल को शांति वहीं से मिलती है। उसी तरीके से जो लोग बहुत लोभ करते हैं, लालच करते हैं, उनको हमेशा अपच और दस्त की बीमारी होती रहती है। तो जिन लोग को भी बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन के इशू आते हैं, दस्त की परेशानी होती है, मैं क्यों बता रही हूँ, अभी मुझे इसी बात से याद है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको जब देखो तब मतलब लूज मोशंस वगैरह होते रहते थे। तो उनको मैं सेशन के माध्यम से कर रही हूँ, मैं सामने कई बार कुछ लोग को नहीं कर पाती हूँ। तो ये आप देखिए कि आपको किस बात का लालच है। अब कई सारे लोगों को ना अलग अलग लालच होता है, वो लालच ऐसा होता है डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग को एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लालच होता है। अब मान लो आपका 11th का लॉर्ड जो है, मान लो वो 5th में आकर बैठ जाए, तो 11th लाभ होता है, 11th हाउस जो होता है ना, लालच भी होता है। तो फिर उस केस में आपको लेकर, एजुकेशन को लेकर आपके अंदर लालच आ जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को लालच ऐसा नहीं होता है सिर्फ पैसे का होता है, सिर्फ खाने का होता है, सिर्फ पहनने का होता है। लालच बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो जब हद से ज़्यादा लालच रहता है तो उन लोगों को इंडाइजेशन की या दस्त की बहुत तकलीफ होती है। जैसे कब्ज की तकलीफ किनको होती है, जो हर बात को दिल से लगा कर बैठते हैं, हर चीज़ को लगा कर बैठते हैं। आप ऐसे लोग को देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने की भी बहुत सारी आदत होती है। तो प्लीज़ वो सब स्टोरेज वाला मामला छोड़िए, ठीक है। लेट गो वाली आदत जब सीखेंगे तो मैंने हमेशा बताया ना, बहुत खुश रहेंगे। और लेट गो की आदत एक और ज़्यादा फायदा करती है जिन लोग के अंदर लेट गो की आदत होती है, क्योंकि 12th हाउस का काम है लेट गो। तो लेट गो की आदत सीखेंगे, छोड़ने की आदत सीखेंगे,
इग्नोर मारने की आदत सीखेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। तो जब पता चल जाए तो धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करिए, उसका रिजल्ट देखिए, एटलीस्ट 3 मंथ देखिए और फिर मुझे बताइए। और देखिए क्या सच में किया है, क्योंकि क्यों मैं सेशन के थ्रू बात करती हूँ, क्योंकि कई बार आप सामने से कहो ना तो कोई भी इंसान कई सारी बातों को डिनाई कर जाता है, फिर बाद में सोचता है कि नहीं है तो सही। तो प्लीज़ फॉलो करिए और बायस्ड मत रहिए। आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं ऑथेंटिक बातें हैं, ऐसे कोई हवा में नहीं है, पढ़ी लिखी के भी बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ गढ़ाई बता रही हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें रिटर्न है, रिसर्च हुए हैं, तो वहाँ से निकल कर आई हैं। तो अपने आप पर काम करिए, हर चीज़ के लेवल पर लालच को कम करिए, मतलब अपना प्रयास करना होता है। मैं कभी भी किसी को आलसी बनने का वो नहीं करती हूँ। दान का भी है, आप उतना दान दीजिए जितने से आपको अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता दिखावे के लिए दान मत दीजिए। या मेरी ये सोच है कि दान देने से मैं ये कहती हूँ कि दान दियोगे तो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, क्योंकि वो भी है ना, तो उसलिए दान दे दो। तो उस फॉर्मेट में जब दान दोगे तो पता ही है भाई मैंने तो दिया है किसी काम के लिए, किसी स्वार्थ के लिए। और निस्वार्थ कर सकते हो तब तो बढ़िया है। निस्वार्थ से तो 1 रुपये भी दोगे ना तो उसके वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, है ना। बट स्वार्थ कभी कभी कुछ स्वार्थ अच्छे भी होते हैं, मान लो हमने किसी की मदद करने के लिए दे दिया। पर शिवानी जी को सुनी तो शिवानी जी कहते हैं ना, कुछ लोग या आचार्य प्रशांत कहते हैं कुछ लोग किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि बहुत अच्छा है, उनको अपनी ईगो प्रूफ करनी होती है, उन्हें ये प्रूफ करना होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो जब आप इस फॉर्मेट से किसी की हेल्प करते हो ना, आप अंदर से सुकून नहीं फील कर पाते हो। तो प्लीज़ उस लेवल पर काम करिए जहाँ से आपको अंदर से आत्मा आपकी सुकून दे। अगर नहीं कर पा रही है तो थोड़ा सा अपने ऊपर और काम करिए और देखिए ज़रूरत है। उसी तरीके से जो लोग को निराशा की बहुत तकलीफ होती है, निराशा होते हैं, बहुत निराशावादी होते हैं, ज़िंदगी के हर चीज़ को गलत सोचते हैं, या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाते हैं, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ उनको सिक्के के दूसरे पहलू दिखाई देते थे, हमेशा गलत पहलू दिखाई देता है। देखो हर चीज़ के लाखों हजारों पहलू होते हैं, देखना हमारा काम होता है। जैसे बोलते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नहीं, सिक्के के 2 पहलू नहीं थे, सिक्के के लाखों हजारों पहलू होते हैं, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ को अलग अलग एंगल से देख सकता है। तो जो लोग बहुत निराशावादी होते हैं उनको भी इंडाइजेशन के बहुत इश्यूज होते हैं, और ये जो जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, संधिवात की तकलीफ होती है, ये लोग भी अधिकतर निराशावादी होते हैं। तो यहाँ पर भी जो लोग कम एज के सुन रहे हैं, या जो लोग मेरे इस ग्रुप के आसपास आ चुके हैं, या जो लोग ओल्ड एज के भी हैं, तो प्लीज़ निराशा छोड़िए। कभी भी जब ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, ज़्यादा परेशानी में होते हैं, ये सोच लीजिए कि हमने जितना किया था हमें उतना मिल रहा है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है कि कभी कभी होता है कि नहीं हमने इस जन्म में तो बहुत ज़्यादा किया, पिछले जन्म तब पर भी कम क्यों मिल रहा है। तो हो सकता है भाई पिछला कार्मिक अकाउंट है ना, तो जो हमारा आपका जन्म हुआ है वो वाकई पिछला कार्मिक अकाउंट भी रहता है, इस बात को मान कर चलिए। क्योंकि किसी को थोड़ी सी मेहनत पर बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को बहुत मेहनत पर भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि पिछला भी हम अपना बही खाता क्लोज़ करके नहीं आए हुए। अगर क्लोज़ कर लिया होता तो जन्म नहीं लिए होते। और एटलीस्ट इस उम्र तक तो बहुत सारी चीज़ों में समझ में आता है। होता है ना, कई बार होता है सिर्फ 5 या 10% की गलतियों पर बहुत सुनते हो, और कई बार गलतियां खूब ढेर सारी करके आते हो, डांट ही नहीं खाते हो। और ऐसे कई सारी चीज़ों के फेवर की होती है, कई सारी चीज़ें आपने सीखी कम होती, पढ़ी कम होती हैं, लेकिन आप उसको समझ बहुत ज़्यादा लेते हो। तो बहुत सारे लोग कहेंगे एक कोई ग्रस्त पर नहीं, परमात्मा की कृपा है, पिछले जन्मों का हमारा रिजल्ट है, जिसलिए कुछ चीज़ें हमें इतनी ईजिली या ऐसी चीज़ हमें समझ में आ जाती हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आती है, जो बहुत उस फील्ड में मेहनत करे हो तो भी नहीं समझ में आती है। तो वहाँ पर कुछ नहीं है, 2 ही चीज़ है, पिछले जन्म का कर्मा है का रिजल्ट है, और ऊपर वाले की रहमत है। ये बात तो, और एटलीस्ट मेरी एज वाले जितने लोग होंगे ना उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो प्लीज़ निराशावादी मत बनिए, ज़्यादा लोभ वगैरह मत करिए। ज़्यादा लोभ नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ चीज़ों में अच्छे कार्यक्रम करने में होता है ना, लोभ होना चाहिए, लेकिन अच्छे कार्य को कई सारे लोग अच्छी चीज़ों को भी नहीं इतना चिक चिक करके करते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर इतना होता है कि बस बहुत बढ़िया हो जाए, उसके चक्कर में अंदर से बड़े पैनिक होते हैं। तो अंदर से सहजता और सरलता रखिए, जितना हो सकता है सिर्फ उतना करने की कोशिश करिए। अपनी तरफ से बेस्ट करना है, अपनी तरफ से वर्स्ट नहीं करना, अपनी तरफ से मन नहीं करना, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करना, लेकिन पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि हमें शाम को 7 बजे ट्रेन पकड़ने वाला नहीं है कि उसके लिए आप पूरी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एक ज़िंदगी की भी ट्रेन है, उसका भी समझिए। मेन अपनी पैकिंग इस बात के इसलिए भी करेगी, जिस दुनिया से जब जाएंगे तो मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाना है। तो जब मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाना है तो हम क्या क्या करना अभी से शुरू करते हैं, चाहे जो जिस एज ग्रुप में है उन सभी के लिए ये चीज़ अप्लीकेबल है, ठीक है। तो मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्लीज़ उस बात को फॉलो करिए। अब मैं कुछ चीज़ें ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक जो होती हैं उनकी मैं आज बात करूँगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी ब्रेन सेल्स को बहुत मतलब डैमेजिंग सिचुएशन हो जाती है, और उसकी वजह से हमें ओल्ड एज में काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। या आजकल आप देखोगे ना 35-40 की एज में भी कुछ लोगों को ब्रेन वाइज काफ़ी तकलीफ आ रही है, मतलब दिमागी रूप पर वो अपने आप को सही नहीं रख पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को
छिड़ा है कि मैं यूट्यूब पर फिर शेयर कर दूँगी, तो वो लोग सुनेंगे। तो जो लोग संतुलित भोजन नहीं लेते हैं वो अधिकतर लो बीपी की तकलीफ होती है। तो प्लीज़ जो लोग को भी लो बीपी की तकलीफ है वो अपने आप को देखो, क्या अपने खाने में आपका संतुलित भोजन नहीं है क्या? क्या बड़ा रूखा सूखा खा रहे हो, या क्या जो चीज़ें जिस वक्त खानी चाहिए वो नहीं खा पा रहे हो? तो अगर वो टेस्ट की टंग की वजह से प्रॉब्लम है, टेस्ट बड की वजह से प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसमें चेंजेस लाइए, संतुलित भोजन करिए। क्योंकि लो बीपी के केस में अधिकतर 2-3 वजह ज़्यादा मुझे मिलती हैं, खास करके जो लोग संतुलित भोजन नहीं करते, मतलब बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, या जो लोग रात्रि जागरण करते हैं और स्ट्रेस बहुत होता है, तो उन सारे लोग के साथ में लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो एटलीस्ट अपना डाइट के लेवल पर सबसे पहले चेंज करिए। रात का मैंने सोने का आपको बता ही दिया है। इसी तरीके से जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, आजकल मेजॉरिटी लोग को सुनते भी, जैसे कल ही मेरे पास पेशेंट बैठा था, वो बोलता है कि मेरी आर्टरीज बहुत मतलब वैसी ही हो चुकी हैं, पतली हैं। हालांकि जब मैंने नब्ज़ पकड़ी तो नब्ज़ में मुझे आर्टरीज उसकी सख्त नज़र आ रही थी। तो जो लोग मात्रा से अधिक आहार करते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं ना, मात्रा से अधिक आहार सर्वदोष प्रकोपक होता है। तो जो लोग मात्रा से अधिक आहार करते हैं, मतलब जितनी पाचन क्षमता उसके ऊपर खाते हैं, उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो सारी हार्ड हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी धमनियाँ कठिन हो जाती हैं, आर्टरीज उनकी कठिन हो जाती है। तो प्लीज़ इस बात का अपने ख्याल रखिए, इस तरह के कार्यक्रम मत करिए, मात्रा से अधिक आहार मत खाइए, क्योंकि सर्वदोष प्रकोपक होता है, हमारा आयुर्वेद साफ साफ बोलता है। इसलिए मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग अधिक चीनी खाते हैं, बहुत मीठा खाने की कुछ लोग की आदत होती है ना, हर वक्त मीठा ही मीठा खाते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी बॉडी में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अच्छे नहीं हो पाता। तो प्लीज़ मीठा बहुत ज़्यादा मत खाइए। हालांकि आज की डेट में लोग, बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो चुके हैं, तो वो मीठा कम खाते हैं, लेकिन तब पर भी मैं यही कहूँगी, प्लीज़ इस बात का अपना ख्याल रखिए। इसी तरह आजकल एक बढ़िया आदत है, मोबाइल और यूट्यूब न जाने क्या क्या वजहों से बहुत सारे लोग बहुत देर रात को सोते हैं। तो जब जो लोग भी देर रात सोते हैं, उनको अच्छी तरीके से फील होता है कि उनका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि उनकी ब्रेन की सेल्स मरने लगती हैं। तो आपको अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आजकल ये काम छोटे छोटे बच्चे तक कर रहे हैं। तो प्लीज़ एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को देखिए और बचपन से ट्रेंड करेंगे, बचपन से उनको प्रॉफिट्स बताएंगे, तो वो इस तरह के कार्यक्रम नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें पता हो, हम हमारे पेरेंट्स ने हमें सही से पाल दिया था, लेकिन हमने अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं पाल पाए हैं। तो हमें पहले पता तो रहे कि हम जब देर रात जागेंगे तो हमारी ब्रेन की सेल्स मरने लगेंगी। और कई बार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, और बीइंग अ मदर, कई सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हाँ नहीं मानते, ठीक है। उसमें करना क्या है कि आपकी बात वो नहीं मानते, लेकिन आप उस तरह का कंटेंट जो उनको चाहते हो, उनके अंदर हो, उस तरह की चीज़ें उनको यूट्यूब पर फॉरवर्ड कर दो, या उनको उस तरह की बुक्स ला दो, या उस तरह के एसोसिएशन कंपनी में उनको रख दो। वो धीरे धीरे आपकी बात को सुनने समझने लगेंगे। क्योंकि इंसान कई बार होता है ना, अपने घर वालों की बात तो नहीं सुनता, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की बात नहीं समझ में आती, लेकिन दूसरों की बात समझ में आती, कुछ लोग के साथ में, उनके यार दोस्त। तो इसीलिए अपने बच्चों की संगत का भी बहुत ज़्यादा क्यों ख्याल रखना पड़ता है, इस वजह से। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। उसी तरीके से जो लोग सर ढककर सोते हैं, कुछ लोग को मैंने देखा है बाकायदा सोएंगे ना, पूरा सर ढक करके सोते हैं, तो पता नहीं कैसे सोते हैं, अपने को तो सांसें फूलती है। तो उस केस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर परसेंटेज बढ़ जाता है, तो वहाँ से भी आपकी ब्रेन की सेल्स डेड होती हैं। तो प्लीज़ इस तरह की आदतें मत करिए। हालांकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ ठंडियों में काम करते हैं, बट ठंडी में भी नहीं करना, और बहुत सारे लोग की आदत ये गर्मियों में भी इस तरह से करने की होती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। उसी तरीके से एक और चीज़ बताऊंगी, क्यों? क्योंकि आजकल लोगों की अच्छी आदत है, बीमार पड़े रहते हैं ना, और दुनिया भर के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर अपने ऑफिस का काम करते रहेंगे। बाहर ऑफिस नहीं जा पाएंगे तो घर पर तो से बैठकर चलता रहेगा लैपटॉप। तो कभी भी जब आप बीमार रहते हैं, तो उस केस में आपको दिमाग वाले कार्यक्रम नहीं करना। याद है जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो होता था, जब बीमार रहते थे तो कोई भी काम नहीं करने दिया जाता था, या बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा या कोई रो रहा था तो कोई टीवी पर ऐसी चीज़ दिखा देते थे जिससे वो हंसे खुश रहे, या उसके आसपास लोग बैठकर अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो ये चीज़ करिए। कभी भी जब आप बीमार रहते हैं, आप सोचो कि मैम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज की दिनचर्या में हम ये सब सारी चीज़ें भूल गए हैं। हम बीमार रहने पर भी इस तरह के दिमाग वाले बहुत काम करते रहते हैं। जब आप बीमार हो तो पक्का सी बात है, आपका ब्रेन भी इस वक्त कमज़ोर हुआ पड़ा है, और जब इस वक्त आप भारी कोई भी काम करोगे तो बाद में आपके दिमाग की ताकत कम हो जाएगी, और बाद में कहोगे कि मेरा दिमाग तो अच्छे से काम ही नहीं करता, याद ही नहीं आएगा। अच्छा, हम बीमार थे तो उस टाइम ये पढ़ रहे थे, उस टाइम ये कर रहे थे, उस टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि मैं तो ये भी बोलती हूँ कि जब आप बीमार रहते हैं तो टीवी भी कम देखिए, मोबाइल लैपटॉप मत यूज़ करिए, बगल से कुछ सुनना है तो थोड़ा बहुत भले सुनिए, अदरवाइज फुल रेस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और क्या होता है, जिन लोग के अंदर ना मतलब क्रिएटिव थॉट्स नहीं आते हैं, तो उनका भी दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो छोटे छोटे क्रिएटिव थॉट्स भी अगर आते हैं ना, तो हमेशा खुश रहिए। क्रिएटिव थॉट आ रहे हैं तो मीन्स कि हमारा दिमाग अच्छे से
काम कर रहा है। तो क्रिएटिव थॉट्स रखिए। हम जैसा कुछ लोग तो बाय नेचर ही बहुत क्रिएटिव, तो कुछ लोग नहीं होते, लेकिन जो हल्की हल्की चीज़ें भी होती है ना, किसी चीज़ में भी कुछ अच्छा सा सोच रहा है, उसको भी सोच लो क्रिएटिव थॉट है। बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोचना और उसमें भी इंसान डिमोरलाइज हो जाता है, तो ऐसा मत सोचिए। हम लोग परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो और परमात्मा की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी होती है, तो जो सोचेंगे वो बढ़िया सोचेंगे, है ना। कुछ 8-10% की बात नहीं कर रही हूँ, 5% जो बहुत ही नेगेटिव माइंड से सोचते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। उसी तरह जो लोग बहुत कम बोलते हैं तो उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है, दिमाग की प्रॉब्लम आती है। मैं क्यों बता रही हूँ, कुछ लोग का होता है ना, उनको किसी से बात करना नहीं पसंद होता। क्यों बता रही हूँ, अभी कल एक पेशेंट आई थी, उसको किसी से बात करना नहीं पसंद है, तो बहुत ज़्यादा कम वार्तालाप करते हो। तो मैं ऐसे केसेस में क्या होता है ना, आपके अंदर तो गहन चिंतन चल रहा था, हो सकता है नेगेटिव चिंतन चल रहा था, दूसरों की बातें आपको नहीं चलती, दूसरे कहते हो कि आप गॉसिप कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप किसी से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो। ऐसे लोग के साथ भी दिमाग की बहुत तकलीफ आती है। तो थोड़ा बहुत लोगों से बात करिए और समझिए, हर इंसान का हर नेचर है, हर इंसान एक आउटलेट ढूंढता है। तो कोई आपसे कोई बात इसलिए कह देता है कि अपना आउटलेट समझकर आपसे कह दिया। आप अपने आप को सोचो कि आपकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है, आप सामने वाले की बात को कितना अपने अंदर पचा सकते हो, और अगर पचा सकते हो तो समझ लो आप बहुत अच्छे इंसान हो, है कि नहीं। और किसी ने आपसे कोई कुछ कहते नहीं कि आपको बोला है तो आपको इस लायक तो समझा कि आपसे शेयर किया, वरना क्यों शेयर करता है। जैसे बोलते ना कि आपने दिया था, सामने वाला लेने लायक था, ले लिया तभी तो आपके देने का मतलब था, वरना जब लेता ही नहीं तो फिर क्या आपके देने का आपको सुख मिलता। देने वाला भी तो एक सुख होता है ना, वो सुख कहाँ से मिल सकता था। तो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कम बोलना भी दिमाग को ख़राब करता है। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह या इस तरह की जो भी स्मोकिंग चीज़ें होती हैं, आपको पता है अल्जाइमर वगैरह की प्रॉब्लम आती है, वो हर कोई जानता है। उसी तरीके से अगर आप जैसे एरिया में रहते हो जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी दिमाग की बहुत तकलीफ आती है। मीन्स हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर फ्रेश एयर रहनी चाहिए। जैसे अभी मैं बताऊँ, अभी मेरा सेंटर बन रहा है, अभी यहाँ पर पूरा गारा माटी का पूरा काम बढ़िया से चल रहा है, सीमेंट चल रहा है, तो पक्का सी बात है कि अच्छा खासा जब कंघी करो ना 2-3 दिन के अंदर ही, और बहुत ज़्यादा अभी जैसे नवरात्रों में हम लोग के यहाँ बहुत कम मतलब तेल साबुन लगाने का होता है, तो ऑयलिंग भी नहीं करते हैं। हालांकि जो प्रॉपर नवरात्रों के व्रत रहते हैं, तो मैं भी 9 दिन का व्रत हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ऊपर पड़ रहा है तो देखो एकदम ड्राई हेयर हो ही जाएंगे। क्योंकि इसमें मैं रोज़ सेंटर आ रही हूँ, 10 घंटे 8 घंटे अगर सेंटर पर बैठ रही हूँ, तो पक्का सी बात है वो सीमेंट बालू रहता है, हमारे बालों में नहीं जा रहा है। और ऐसे नहीं, मेरी कंघी खुद बता देती कि उसमें जा रहा है। तो जिन लोग को हेयर फॉल वगैरह की इशू हो रहा है, तो देखिए किस एरिया में रहते हैं आप, वहाँ से भी बहुत पता चलता है कि। और बहुत गंदा रहेगा तो मैंने शुरुआत में बता दिया, वहाँ पर हेयर फॉल वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें। ये हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जितनी छोटी चीज़ें होती हैं, जितनी सरल चीज़ें होती हैं ज़िंदगी जीने में या हेल्थ को मेंटेन करने में, उनकी उतनी ही भूमिका होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिए। आज एक एस्ट्रोलॉजी की एक चीज़ और बताऊंगी और सुबह सेशन को द एंड कर दूंगी। एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी का सप्तमी पीड़ित है, तो समझ लो हमारा जो 7th हाउस होता है वो हमारे स्पाउस को डिनोट करता है, मतलब हमारे लाइफ पार्टनर को डिनोट करता है, हमारे अपोजिट जो कोई भी होता है उसको डिनोट करता है, हमारे बिजनेस को डिनोट करता है। 7th हाउस, आप सोचो एस्ट्रोलॉजी के 12 घर होते हैं, 12 घरों में ही सब कुछ है, तो वो सी 12 घर में वो 7th हाउस जो है आपके बिजनेस को डिनोट करता है, 6th हाउस जॉब को डिनोट करता है, तो 7th हाउस बिजनेस को डिनोट करता है, स्पाउस को जो डिनोट करता है मतलब हमारे लाइफ पार्टनर को, और हमारे अपोजिट कोई भी होता है उसको डिनोट करता है। तो अगर हमारा सप्तमेश पीड़ित होगा, या सप्तम का लॉर्ड पीड़ित होगा, या 7th हाउस पीड़ित होगा, मतलब 7th हाउस की कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, या 7th हाउस के लॉर्ड की कंडीशन नहीं ठीक रहेगी, तो उस केस में पक्का सी बात है ये जो 3 चीज़ें थी वो तीनों चीज़ें अफेक्ट होंगी। मीन्स हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, हमारा लाइफ पार्टनर अफेक्ट होगा, हमारे जिनसे भी अपोजिट से जो भी रिश्ते होते हैं वो रिश्ते अफेक्टेड होंगे। और सबसे बड़ी ये नरक तब मच जाती है या ज़िंदगी खराब तब हो जाती है जब सप्तमेश जो होता है 7th का लॉर्ड आपके 6th में चला जाता है। क्योंकि 7th हाउस को नगेट कौन करेगा, 6th हाउस नगेट करता है, जस्ट उसका 12वां भाव हुआ। तो जब वो नगेट करता है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, अगर किसी की भी कुंडली में हो तो देख लीजिएगा अपना, तो ऐसे अलगाव की कंडीशन बनती है, तलाक की सिचुएशन बनती है। पर अब फिर मैं वही कहूँगी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि ये चीज़ देखिएगा 7th हाउस की क्या कंडीशन है, कि 7th हाउस कैसा है, 7th हाउस का लॉर्ड का है, 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसिंग कहाँ पर है, ये तीनों चीज़ें देखते हैं। फिर साथ में देखते हैं जुपिटर की वहाँ पर दृष्टि है कि नहीं दृष्टि है। इन सारी चीज़ें या शुभ ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से, खासकर हमारे सबसे शुभ ग्रह होते हैं जुपिटर, तो उसकी दृष्टि को देखकर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे 7th हाउस की कंडीशन कैसी है। क्यों कह रही हूँ कि आजकल हर कोई शादी के लिए अपनी कंपैटिबिलिटी के लिए खास करके मेरे से अप्रोच करता रहता है, तो मैं बता रही हूँ। तो अगर 7th हाउस लॉर्ड 6 में जाएगा तो पक्का सी बात है शादी में तकलीफ आएगी, क्योंकि नगेट कर रहा है पूरा शादी के सुख को ही नगेट कर रहा है। तो वहाँ पर करना क्या होता है, उस चीज़ को काउंटर
मनोज उपाध्याय जी नमस्ते सर। तो उसको काउंटर करने का एक तरीका है कि 6th हाउस का पॉजिटिव वर्ग क्या है, अपने डेली रूटीन को मेंटेन करना। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करते हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी। 6th हाउस का एक और बढ़िया सा काम होता है एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो योग करिए, एक्सरसाइज करिए, तो उससे भी, और खास करके अपने पार्टनर के साथ ही एक्सरसाइज करिए, तो उससे भी आपका वो मतलब शादी उदी ठीक रहेगी। दूसरी बात है, मान लो अगर आपका लाइफ पार्टनर ही मेडिकल फील्ड को बिलोंग करता है, वकालत को बिलोंग करता है, इस तरह की जो प्रोफेशंस को तो बिलोंग करता है, तो भी आपकी शादी अच्छी रहेगी। तो आपको देखो दो बगैर पैसे वाले काम थे कि योगा प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह करना है, अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करना है, और डेली रूटीन को मेंटेन करना है, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, तो ठीक हो जाएगा। अब मान लो किसी का 7th का लॉर्ड ही मान लो शुक्र हो गया, और शुक्र आ गया 6th हाउस में, तो वो तो बहुत ही बुरा हालचाल हो जाएगा, है ना। और उसमें अगर हो जाए, शुक्र नीच का भी हो जाए, तो पक्का सी बात है कि सुख में कमी आती है। लेकिन आप लोग सेपरेट नहीं होंगे। अब सेपरेट होने का तलाक का मतलब ये नहीं होता कि आपने सामने वाले से सच में तलाक ले लिया। अगर हस्बैंड वाइफ 2 अलग अलग कमरों में सोते हैं तो वो भी एक तलाक की सिचुएशन बोली जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ एक रूम में रहते हुए भी ऐसा होता है कि बिल्कुल दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं रहता, देयर इज़ नो फिजिकल रिलेशन एट ऑल, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तलाक ही बोला जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना जी हम तो साथ रह रहे हैं, हमारे बीच में तलाक नहीं हुआ, तो तलाक जैसे हालात तो हैं ही ना। तो रियल सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, बट उसको ठीक करना चाहते हैं तो अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करिए, आप प्राणायाम योगा एक्सरसाइज करिए, आपका पार्टनर उस फील्ड को बिलोंग करता है, फिर तब जा करके काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और भी आपका क्या है कि आपका लग्न कैसा है, आपका लग्न लॉर्ड कैसा है, सप्तमेश कैसा है, सारी चीज़ें देख करके डिफाइन की जाती हैं। और बढ़िया एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी की भी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्टिकुलरली टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बेटर गाइड करूँगी। आज मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि अगर 7th का लॉर्ड जो है आपका सप्तमेश 6th हाउस में गया, मतलब तब क्या की कंडीशन होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ बताए तो उसके दूसरे तरीके भी बताएं। अब बहुत सारे लोग सिर्फ दान पुण्य पर करते हैं, मैं दान पुण्य पर बहुत बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक दिल से नहीं कोई चीज़ की जाती तब तक प्लैनेटरी कॉम्बो नहीं बनता है। दूसरी बात है, किसी भी हाउस के जब आप पॉजिटिव काम करते हो तो वो हाउस आपको कम से कम तकलीफ देता है, तो उस चीज़ को करिए और अपनी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए बने हैं उस तरीके से ज़िंदगी को जिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।